नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि उस चर्चा से पहले ज़रूरी है कि मैं आपके साथ एक न्यूज़ साझा करूँ। संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन मोड पे बीपीएससी का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का। यह जो कोर्स है यह 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसकी फीस मात्र 25,000 रुपये रखी गई है, जहां आपके लिए ईएमआई की व्यवस्था भी की गई है। यह कोर्स अपने आप में बेहतरीन फीचर्स को शामिल किए हुए हैं। यहाँ पर आपको 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं दी जाएंगी, जिनकी वैधता 1 वर्ष होगी और इस 1 वर्ष के दौरान आप इन कक्षाओं को असीमित बार देख पाएंगे। साथ साथ प्रतिदिन आपको 2 कक्षाएं दी जाएंगी, नियमित क्लास टेस्ट आपके लिए जाएंगे और साथ ही आपको आवश्यकता अनुसार हर एक प्रकार का स्टडी मटेरियल और प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आप सभी समझ गए हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यह बीपीएससी कोर्स। तो जितने भी लोग शामिल होना चाहते हैं आप सभी लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, दिए हुए जो भी फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और वादे के अनुसार मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अब हम लोग यह शुरू कर रहे हैं कि पिछली क्लास जो हमारी होगी उस सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप लोग बस इसको देखें और देख करके बस शांति से आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब आप लोग को एक काम करना रहेगा। काफ़ी लोग का था कि भाई हम चाहते हैं देखने जानना कि हमारा स्कोर क्या बनना, तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन उस दौरान सही थे। साथ साथ आज के 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आगे दिए जाएंगे, तो रेगुलरली आप चेक कीजिए कितना आपका स्कोर बन रहा है। रेगुलर 4-5 क्वेश्चन हम लोग आपको देते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ क्या कह रही है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह है OCI कार्ड्स के बारे में। OCI कार्ड्स मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यह फिलहाल चर्चाओं में इसीलिए आई है क्योंकि भारत सरकार ने फैसला किया है कि मैं कनाडा में रहने वाले बहुत सारे OCI कार्ड होल्डर्स को अब यहाँ पे रद्द कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं उन OCI कार्ड्स को। रीज़न आप सभी जानते हैं कि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं खालिस्तानी आंदोलन के ऊपर, किस प्रकार से बीते दिनों भारत और कनाडा के संबंध आपस में गड़बड़ा गए हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, डिप्लोमेट्स को भी इन लोगों ने पद से हटा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखी गई दोनों ही देशों के बीच और उसी उथल पुथल का हिस्सा अब यह न्यूज़ भी है। तो भारत सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और कहा है कि हम कनाडा में रहने वाले लोगों का OCI कार्ड जो है वह रद्द करने वाले। इसी बीच जब यह न्यूज़ आई है तो हमारे लिए अनेक प्रश्नों को लेकर के आई है जिनको आज चर्चा करना ज़रूरी है। बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं OCI कार्ड संबंधित। OCI का पूर्ण रूप आपको बता चुका हूँ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता है। इसकी शुरुआत पहले तो नहीं थी, बट भारत सरकार ने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इसीलिए 2005 में इस प्रकार की एक नई व्यवस्था शुरू करी। इसको शुरू करने के पीछे क्या रीज़न था यह भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इसको शुरू करने के पीछे बड़ा उद्देश्य यह था कि आप भारत के हैं, आप भारतीय मूल के हैं। जैसे कि कनाडा की हम स्थिति समझें तो बहुत सारे सिख लोग वहाँ जाके रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं, जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि एक हमारे राज्य से दूसरे राज्य में लोग काम करने जाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं, जीवन यहाँ पर वहीं करते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। ये भी ठीक उसी प्रकार की स्थिति है। पहले यहाँ से कनाडा जाते हैं, कनाडा जाने के बाद फिर नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी के बाद स्थायी जीवन शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि परिवार आप भी यहीं पर ही आ जाइए सभी लोग। ऐसी व्यवस्था होती है, बट वो अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी एक भारतीय पहचान बनी रहे क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। तो साथ साथ कभी बार ऐसा भी होता है कि सब चीज़ें सोची हुई हमारी सब पूरी नहीं हो पाती, तो एक विकल्प भी आपको मिलता है वापस अपने देश जाने का। तो इसी वजह से 2005 में सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया, कहा कि ठीक है आप बेशक अब भारत से बाहर रह रहे हैं, स्थायी रूप से जीवन आपने शुरू कर दिया, बट फिर भी हम आपको एक कैटेगरी दे दे रहे हैं। भारत में आप लोग कहलाएंगे OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाने लगेंगे। आपको उसके तहत एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा, मान्यता दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे लाभ भी होंगे। ठीक है, तो इसी की वजह से 1 जनवरी 2022 तक का डाटा हमारे पास है और 4.06 मिलियन लोग अब तक रजिस्टर करा चुके हैं। इसके लिए जो प्रावधान है वह किया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत, और इसमें बताया गया है कि OCI कार्ड धारक के रूप में अगर आप अपने आप को पंजीकृत कराना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति शामिल होना चाहता है, तो जो हमने शर्तें निर्धारित करी हैं उनमें से आप कोई भी एक का पालन भी करते होंगे तो भी हम आपको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड दे देंगे।
क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं, जरा एक बार उस पर नजर डाली जाए। तो यहाँ पर देखिए मामला मुख्य रूप से सिर्फ इतना है कि आप भारत के नागरिक रहे हो, किसी भी समय रहे हो, वह मैटर नहीं करता, आप भारत के नागरिक रहे हो। और मुख्य रूप से यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि आपका मूल वंश कहाँ का है। अगर आप मूल रूप से भारतीय हैं तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी, तो आपको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर माना जाता है, शुरुआती जो पहला इसमें मानक है वह कहता है 26 जनवरी 1950 के समय। रीजन यही है कि इस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के समय अगर आप भारतीय नागरिक थे या उसके बाद भारतीय नागरिक कभी आप हुए तो आप इस कार्ड के धारक हो सकते हैं, आपको यह दिया जा सकता है। वहीं इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य थे, ठीक है, लेकिन आप नहीं बने या कहीं और आपने रहना समझा उचित, तो ऐसी स्थिति में भी मामला आपका शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर योग्य हो गए। कहीं और का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप पाकिस्तान में ही हो, बांग्लादेश में हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि देश तो आज़ाद हुआ, भारत तो शुरू हो गया एक गणतांत्रिक राज्य के रूप में, बट उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का यह था कि हम यूएस रहना चाहते हैं, हम कनाडा रहना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो यह बात उन लोगों के लिए भी लागू होती है कि आप योग्यता रखते हैं बट किन्हीं कारणों से आप भारत में स्थायी जीवन नहीं शुरू कर पाए, ठीक है, बट आपके पास दस्तावेज ऐसे हैं जो भारत से संबंधित है। वहीं यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप उस क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है, यानी कि उससे पहले वह कहीं भी रहा हो, कैसे भी रहा हो। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र हमारे अंग्रेजों के अधीन थे, कुछ रियासतों के अधीन थे। तो अगर आप उस क्षेत्र का हिस्सा रहे थे जो बाद में भारत का हिस्सा हो गया, तो भी हम आपको यह कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि आप अभी भारत में नहीं रह रहे होंगे। और इसके अलावा भारतीय मूल वंश का कोई और व्यक्ति, तो अगर आप किसी भी पात्रता को पूरा करते हैं, भले ही आप रियासत वाले क्षेत्र में रहे हो या किसी ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र में रहे हो, इसके अलावा अगर आप 1950 में भारत का नागरिक बनने के योग्य हो या बन गए हो, बट बाद में जब आपकी वंश बदला, बाकी और लोग आए, तो ऐसी स्थिति में आप भारत से बाहर चले गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो बात लागू होगी वह यह लागू होगी कि आप भारतीय मूल वंश के व्यक्ति हैं। फिर इसीलिए भारत सरकार आपको अपने देश की जड़ों से जोड़ने के लिए इस प्रकार से एक कार्ड प्रदान कर देगी। केवल कार्ड ही नहीं, बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे आपको, जैसे कि अगर आप भारत आना चाहते हैं तो कभी भी आप भारत आ जा सकते हैं बिना किसी खास वीज़ा की, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? तो बिना वीज़ा के आप भारत आना जाना कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, भारत में आप स्थायी रूप से रह भी सकते हैं जितने दिन तक आपका मन करे। ऐसा नहीं है कि पुलिस इंक्वायरी वगैरह होगी और आपसे बातचीत की जाएगी, हाँ जी क्यों रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कोई भी रोक टोक नहीं रहने वाली है। आप बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। तो यानी कि एक स्वतंत्र वातावरण आपको भारत सरकार मुहैया करा रही है, ठीक है। आप किसी अवधि तक रह सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी पुलिस निगरानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देश में आकर के कभी भी कृषि और वृक्षारोपण के कार्य नहीं कर पाएंगे, आपको मना है इसके लिए, ठीक है। कोई भी अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं या कोई बड़ा वन क्षेत्र लेना चाहते हैं अपने अधीन या बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए मना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी व्यापारिक गतिविधियां करना चाहते हैं तो आपको सरकार उसमें भी पूरी तरह से स्वतंत्रता देगी। स्वतंत्रता देने के साथ साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष आवर्जन काउंटर पे विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जो सिर्फ आप लोगों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मतलब जो भी ओसीआई कार्ड होल्डर होगा यह सब कुछ उसके लिए रहेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है जो 5 वर्षों की अवधि से पंजीकृत है, तो भी ऐसी स्थिति में उसको यह लाभ मिलेगा कि वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेगा। वह कह सकेगा कि जी मैं पिछले 5 सालों से ओसीआई कार्ड लिए हुए हूं, अब आप मुझे पूरी तरह से भारतीय नागरिकता दे दें। बट इसमें एक कंडीशन यह भी है कि आपको 1 वर्ष के लिए भारत में स्थायी निवास करना पड़ेगा। यदि आप 1 साल तक भारत में स्थायी रूप से रहते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी जो ओसीआई मान्यता है उसको बदल करके हम लोग भारतीय नागरिकता में कन्वर्ट कर सकते हैं। खास बातें हैं आप सभी लोगों के लिए। इन सभी लोगों को वे सभी अधिकार दिए जाते हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। हालांकि इनको मतदान वगैरह का अधिकार नहीं होता, लेकिन व्यापार वगैरह कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं, रिश्तेदारों से मिलजुल सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। क्लियर है बात सभी आप लोग को? तो यह इनके लिए यही खास विशेषताएं हैं जिस वजह से ओसीआई कार्ड दिए जाते हैं। यह ओसीआई कार्ड अनेक लोगों को प्राप्त थे जो कनाडा में रह करके भारत के विरुद्ध साजिश रच रहे थे, खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ा रहे थे और चाह रहे थे कि भारत को तोड़ दिया जाए, भारतीय एकता अखंडता के विरुद्ध कार्य किए जाए। तो इसी वजह से जो यह ओसीआई कार्ड मान्यता होती है ना, यह
परमानेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी काम करेंगे आपके पास हमेशा बनी रहेगी, नहीं। हम सभी देखते हैं कि भारतीय नागरिकता में भी खास उल्लेख यही है कि अगर आप कभी भी देश की एकता अखंडता के विरुद्ध जाएंगे, आप संविधान के प्रति या हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमान व्यक्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको नागरिकता खोनी पड़ जाएगी। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि अगर आप इस प्रकार की कोई घटना करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो भी आपकी जो यह OCI मान्यता है फिर उसको सरकार रद्द कर देगी। वही काम सरकार भी कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार के आंदोलन आप वहां पनपा रहे थे, कहीं ना कहीं वह भारतीय एकता अखंडता के विरुद्ध है, पूरी तरह से क्लियर है बात। तो इसीलिए सरकार ने इसको रद्द करने का फैसला यहाँ पर किया है। वहीं एक दूसरी टर्म खास अपने आप में चर्चाओं में रहती है, NRIs, है ना। जब कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे देश में, बातचीत होती है, मूवीज में भी दिखाते हैं कि NRI है, ये NRI आया हुआ है, ये मेरा प्यो है, मेरा भाई है, वीर जी हैं इत्यादि। जनरली मतलब पंजाबी सरदारों में हम लोग एक खास तौर पर इसका चलन देखते हैं, बाकी और जगह से कम रहता है ट्रेंड, ठीक है। तो कनाडा जाने वाला ट्रेंड खासतौर पे यह सिखों में देखने को ही मिलता है, और बाकी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि उन्होंने ही ले रखा है, बट यह एक खास है उन लोगों में, फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं। तो जो NRI लोग होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि उनके पास भारत का ही पासपोर्ट होगा, यानी कि जो मूवमेंट वो कर रहे हैं कहीं भी कैसा भी, वो इंडियन पासपोर्ट के थ्रू ही कर रहे हैं, बट वह मुख्य रूप से भारत में नहीं रहते, ठीक है ना। मुख्य रूप से मतलब यह है कि वो 1 साल की आधी अवधि विदेशों में बिताएंगे और वही आधी अवधि वह भारत में बिताएंगे, तो यानी कि वह आधे भारतीय हो गए और आधे विदेशी हो गए। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो टर्म बनाई गई है वह बनाई गई है NRIs, यानी कि आप अनिवासी भारतीय कहलाएंगे। क्लियर है बात। उन लोगों को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त होता है, यानी कि वह कभी भी चाहे तो इलेक्शन के अंदर आ सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। हालांकि अब आजकल भारत सरकार नई नई व्यवस्था पर विचार कर रही है, प्रॉक्सी पे विचार कर रही है, इन्हीं लोगों के लिए इस प्रकार की खास व्यवस्था शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि एक खास बात इनके लिए यह भी विशेषता है कि इनको इनकम टैक्स अगर भारत में देना पड़ेगा तो सिर्फ उतनी ही इनकम पे देना पड़ेगा जितनी ये भारत में कमाएंगे। यदि यह भारत से बाहर भी कहीं और किसी भी देश में कार्य कर रहे हैं तो उस आय के ऊपर भारत सरकार इनसे किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं लेगी। क्लियर है। इसके अलावा एक सामान्य भारतीय नागरिक के समूह इन लोगों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, सारे कार्य है जो भी एक भारतीय नागरिक करता है वह सब कुछ ही है कर सकते हैं। बट एक टैग जो होता है वो NRI वाला टैग इनके ऊपर लगा रहता है, जस्ट बिकॉज कि इनका भारत और भारत से बाहर जाना आना लगा रहता ही है। क्लियर है, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं सारी बातें और आपको जवाब देना जरूरी हो जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही है, हमारी तरफ से लाया गया एक सरल सा प्रश्न है ना, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए जैसा कि आप लोग अब तक करते आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है, बहुत अच्छे और बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग, और ऐसे ही प्रयास करते रहे ताकि आप लोग हो सके अपने एग्जाम के लिए रेडी। बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ क्या कह रही है। क्षुद्रग्रह बहनों की बात हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं, यहाँ पे ज़रूरी हो गई है। रीज़न क्या है, क्षुद्रग्रह बहनों अगर हम देखें तो कभी कभी चर्चाओं में आता है और वैज्ञानिक बताते हैं कि यह पृथ्वी से टकराएगा एक समय पे आने के बाद में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक से निकल जाता है, तो उन संभावनाओं के चलते अब तक तो ये चर्चाओं में आया ही था। हालांकि एक खास मिशन नासा का था, जो खास मिशन अब पूरा हो गया है तो इसीलिए अब ये चर्चाओं में आया है। नासा ने क्षुद्रग्रह बहनों के ऊपर अपना एक मिशन भेजा था जस्ट बिकॉज कि वहां से कुछ भी डेब्रिज लाई जा सके, उसकी सॉइल लाई जा सके, वहां पर जो भी चट्टान वगैरह हैं उनको कलेक्ट किया जा सके, थोड़ा बहुत सैंपल जितना मिल जाए, फिर रिसर्च करना है, देखना है कि इसका नेचर क्या है, यह कैसी स्थिति में है और वगैरह वगैरह जानना। नासा ने वर्ष 2016 में अपना एक मिशन भेजा था क्षुद्रग्रह बहनों पर रिसर्च के लिए, उससे संबंधित बातों को जानने समझने के लिए और वहां से डेब्रिस को इकट्ठा करने के लिए। तो क्या हुआ कि 2016 में यह लॉन्च हुआ, 2018 में यह बहनों पर पहुंच गया और उसके बाद 2020 में इसने वहां से कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए। जनरली इसका जो अमाउंट माना जाता है यह माना जाता है कि यह 250 ग्राम के आसपास, एक पाव जिसको हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं। फिर वहाँ से यह 2021 में रिटर्न कर गया था और 2021 में रिटर्न करने के बाद अब यह 24 सितंबर 2023 को वापस से अब लैंड किया है यह अमेरिका के अंदर, और इस वजह से चर्चाओं में अधिक आ गया है। और अब आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार के सैंपल यह वहाँ से लाया है और क्या क्या नई बातें वह सैंपल हमें बताएंगे हमारे सौर मंडल के बारे में। क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? तो इससे संबंधित बातों को जानते हैं। इसका जो लैंडिंग पॉइंट था यह यूटा रेगिस्तान है जो अमेरिका के अंदर है।
250 ग्राम मलबे को उसने इकट्ठा किया है। इसके लिए जो मिशन भेजा गया था उस मिशन को जाना जाता है ओसिरिस रेक्स के नाम से। दो बातें यहाँ पर खास है, आप लोग को याद रखनी होगी। देखिए, जो मिशन इन्होंने बेन्नू पे भेजा था उसको कह रहे हैं ओसिरिस रेक्स। बट क्या हुआ कि यह मिशन इतना अधिक व्यस्त है ना कि पृथ्वी पे आने के बावजूद यह फुर्सत से नहीं बैठा। इसने यह नहीं कहा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, सांस ले लेता हूँ। ये फिर दोबारा निकल गया है एक नए क्षुद्र ग्रह की रिसर्च पे और वहां से कुछ सैंपल लाने। तो इसी वजह से अब यह जो मिशन है इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है ओसिरिस एपेक्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एपेक्स का मतलब क्या, तो देखिए ओसिरिस तो सेम है इसका मतलब, ठीक है, बट एपेक्स का मतलब यह हो गया है कि इसको भेजा गया है क्षुद्र ग्रह अपोफिस के लिए। तो अपोफिस के एक्सप्लोरेशन के लिए गया हुआ है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपोफिस एक्सप्लोरर। क्लियर है बात, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही मिशन आपस में बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और आपसे कहीं भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ओसिरिस का मतलब क्या होता है ये बात भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ओ का मतलब होता है ओरिजिन्स, एस आई का होता है स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, आर आई का होता है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, एस का होता है सिक्योरिटी और रेक्स का मतलब होता है रेगोलिथ एक्सप्लोरर। क्लियर है बात, तो ये सेम है। हम लोग यहाँ पर जो अपोफिस के लिए भेजा गया है मिशन, उसमें इतना ही बदलेंगे कि जो रेक्स था वो हो गया है अब एपेक्स, यानी कि अपोफिस एक्सप्लोरर। इतना ही चेंज है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेम है। पिछले मिशन के अनुरूप क्षुद्र ग्रह दोनों ही अलग अलग है। इंपॉर्टेंट है बात, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको कहीं ना कहीं लाभ भी होगा इससे। क्लियर है, तो समझते हैं इससे संबंधित अब खास बातों को। ठीक है, तो देखिए किस लिए भेजा गया था। मुख्य उद्देश्य यह था कि क्षुद्र ग्रह के नमूने लाए जाए। पूरी टाइमलाइन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 2016 में लॉन्च, 18 में पहुंचना, 20 में वहां से कलेक्शन करना, सो अपने जो भी नमूने लेने थे, इसके अलावा फिर मई 2021 में वापसी और अब यह पृथ्वी पर। इस दौरान इसने जो पूरी यात्रा कंप्लीट की वह 6.2 अरब किलोमीटर की यानी कि टोटल यह आने जाने की दूरी है। और इस मिशन पे जो खर्च हुआ है वह अमेरिका ने खर्च किया है $1 बिलियन, एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट कर। ठीक है, अब इससे हम लोग को लाभ क्या होने वाला है। मिशन तो किया हमने, बट उसके कुछ लाभ होते ही हैं हमेशा से। सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य नासा का है इसके पीछे सौर मंडल से गठन की जानकारी एकत्रित करना। यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं आज भी। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है हम लोग के पास में कि कैसे हमारा सौर मंडल बना, कैसे सूर्य बना जो इतनी सारी आग उगलता है 24 घंटे। इसके अलावा यह भी खास बात है कि पृथ्वी कैसे बनी और यहाँ पर जीवन कैसे संभव हो पाए। इन्हीं छोटी छोटी बातों को, हालांकि ये बातें बहुत ज़्यादा बड़ी क्योंकि हम नहीं जान पा रहे, बट प्रश्न बेहद छोटे छोटे हैं, इसको लेकर के काफ़ी रिसर्चेज हुई और रिसर्च होने के बावजूद अलग अलग थ्योरीज दी गई। और आज भी उन थ्योरीज को जानने के बाद हम चाहते हैं कि कुछ पुख्ता तो मिले, अभी कुछ पुख्ता नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं मिल पा रहा इस पर हम लोग आंख बंद करके विश्वास करें कि अच्छा यह ही हुआ था। तो सौर मंडल की आज भी बहुत सारी चीज़ें अज्ञात हैं, अनकहीं बनी हुई हैं और उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं कि कुछ ना कुछ जानने को मिले। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भेजा गया था ये मिशन। हमको पता लगे कि सौरमंडल का गठन दरअसल हुआ किस प्रकार से और वही इसके पीछे क्या कारण है कि पृथ्वी अपने आप में एक जीवित ग्रह बन गया। इस प्रकार से भाई लाखों जीवों के जीवन को वह संभाल रहा है। देखिए ना, छोटे छोटे चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर उसके अलावा हम जैसे मनुष्य या हमसे बड़े बड़े पशुओं की हम लोग बात करें, सबका जीवन इसी पृथ्वी पर संभव है। तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है ईश्वर की, जिसने भी इन सब चीज़ों को तैयार किया है, जो गतिविधियां हुई थी इसके बनने के पीछे, है ना। तो कैसे पृथ्वी इस प्रकार की बनी, सब चीज़ें यहाँ पर संभव हो पाई, जीवन संभव है। इतना ही नहीं, क्षुद्र ग्रह विक्षेपण और अध्ययन को यहाँ पर अंजाम देना भी इसका एक और उद्देश्य था कि कैसे क्षुद्र ग्रह बने हुए हैं। क्षुद्र ग्रह जैसे हम स्थिति समझते हैं, तो क्षुद्र ग्रह हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट हैं आज के समय में, तो इन 8 प्लैनेट्स को डिवाइड करता है 4-4 के पार्ट में। तो इसी वजह से 4 जो ग्रह होते हैं वह आंतरिक, 4 जो होते हैं वह बाहरी कहलाते हैं। तो यह जो क्षुद्र ग्रह वाली बेल्ट है, एक्चुअल में यह क्षुद्र ग्रह वाली बेल्ट बृहस्पति और मंगल के बीच में है। एक अच्छा खासा हम लोग यहाँ पर रश देखते हैं कि बहुत अधिक भीड़ है क्षुद्र ग्रहों की और वो लगातार घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और उन्हीं क्षुद्र ग्रहों में से यह खास है, जैसे कि बेन्नू खास है, अपोफिस खास है और खास मूवमेंट दिखाते हैं और इसी वजह से हमारे साइंटिस्ट की इसके ऊपर नज़र भी बनी हुई है। तो सौरमंडल को समझना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहेगी इन मिशनों के माध्यम से। साथ साथ वहाँ से जो चट्टान का आकार लाए हैं, उम्र है, संरचना है, गति है, यह सभी बातें हमको बताएगी रिसर्च के बाद। अभी इस पर रिसर्च शुरू हो जाएगी, अभी खोला वगैरह नहीं गया था कंटेनर, बट अभी देखते हैं कि जल्द ही सारा का सारा कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। क्लियर बात है सारी आप लोग को, इतना जान गए, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई
कोई खास विशेष प्रयास है सिर्फ नासा ने किया। नासा के अलावा ऑलरेडी 2 प्रयास हो चुके हैं और वह दोनों ही प्रयास जो किए थे ना वह जापान ने किए थे। जापान की अगर हम स्थिति समझे तो हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि यह अमेरिका के नासा से बहुत आगे है, क्योंकि नासा ने अपना मिशन कब भेजा था, वर्ष 2016 में, लेकिन इस समय से पहले यानी कि वर्ष 2010 में ही जापान अपना एक मिशन ऑलरेडी क्षुद्र ग्रहों के लिए भेज चुका था। क्षुद्र ग्रह इटोकावा को लक्षित किया गया था इसके दौरान, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ माइक्रोग्राम जो सामग्री थी वह पृथ्वी पे पहुंचाने का काम हुआ था इस मिशन में। इस मिशन का नाम था हायाबुसा 1, है ना, जनरली जानते हो नाम चर्चाओं में रहता है ना हायाबुसा। तो हायाबुसा 1 मिशन था यह, जिसके अंदर टारगेट किया गया था इटोकावा को। फिर 10 सालों की अवधि के बाद यानी कि दिसंबर 2020 में फिर दोबारा जापान ने सेम प्रयास किया, यहाँ पे लक्षित किया था इसने क्षुद्र ग्रह रयुगु को, और यह जो मिशन था इस मिशन का नाम था हायाबुसा 2। तो हायाबुसा 1, हायाबुसा 2 दोनों ही जापान के, और आप लोग इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि 2010 और 2020 ठीक है इस समय इसको किया गया था, बाकी 2016 वाला तो है ही अमेरिका का। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा जानते हैं शुद्ध ग्रह बेनू के बारे में, क्योंकि इसकी खोज 11 सितंबर 1999 को की गई थी। लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च सर्वेक्षण द्वारा की गई थी इसकी यह खोज, और उस समय इसको जो नाम दिया गया था इसका वैज्ञानिक नाम था 1999 RQ-36। वैज्ञानिकों ने इसका जो व्यास माना है वह 500 मीटर व्यास माना है कि इसकी जो व्यास की जो लेंथ है वह इतनी है, और यह एक बी प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। अगर हम माने पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है यह 6 वर्षों की अवधि में, यानी कि जनरली 6 वर्ष में हम देखते हैं कि पृथ्वी के काफ़ी पास से गुजरता है। मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार ऐसा चर्चाओं में बनता है ये कि टकराने की संभावनाएं हैं तो पृथ्वी से बहुत अधिक क्लोज हो जाता है हर 6 वर्ष के अंतराल में, और इसी वजह से टकराने की अवधि भी निर्धारित है। माना जा रहा है कि वर्ष 2182 तक यह पृथ्वी तक टकरा भी जाएगा। हालांकि यह जो समय है हम लोग देखने के लिए रहेंगे नहीं, हालांकि अगर हम लोग का पुनर्जन्म हो जाएगा तो हम लोग को याद रहेगा उस समय। संभावना है कि कभी कभी दिखाते हैं ना कि मूवीज़ में आता है कि पिछले जन्म की बातें याद आ गई, तो क्या पता हम लोग को भी याद आ जाए कि कभी पढ़ाया था हम लोगों ने पिछले जन्म में इसको, है ना। आप लोग को भी याद आ सकता है कि आपने कभी पहले ही पढ़ लिया था, जान लिया, समझ लिया था। तो 6 वर्ष में पृथ्वी के बहुत करीब आता है, इसलिए वर्ष निर्धारित है। इसका जो पूरा एक परिक्रमा होता है उसकी समय है 1.2 वर्ष यानी कि 436 दिन। सौर मंडल के अस्तित्व में आने के पहले 10 मिलियन वर्षों में इस शुद्ध ग्रह का निर्माण हो गया था, और अब उसके बाद से लगातार यह बना हुआ है, अस्तित्व में है और मूवमेंट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो यह कुछ खास बात मेनू शुद्ध ग्रह संबंधित, और इसी से संबंधित एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर बेहद सरल सा। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। एनसीपी चुनाव चिन्ह का विवाद अपने आप में बहुत अधिक गहराया हुआ था, बट अभी स्टेटमेंट आई है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की। उन्होंने साफ साफ कहा है इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला लेगा वह हमें मंजूर होगा। तो इसी वजह से अभी चर्चाओं में मामला ये आया है कि चुनाव चिन्ह को लेकर जब कभी भी विवाद बनता है, नाम को लेकर विवाद बनता है, तो फैसला किस प्रकार से होता है, किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर हम दोनों की ही बात करें, ठीक है, चाहे अजित पवार हो चाहे शरद पवार हो, तो दोनों ही किस पार्टी से थे, एनसीपी से थे। एक बार पहले भी अजित पवार साहब निकल गए थे समर्थन देने के लिए बीजेपी सरकार को, या एनडीए सरकार हम कह सकते हैं, उसको समर्थन देने के लिए निकल गए थे, दावे पेश कर दिए थे। बट उसके बावजूद क्या हुआ था, तब तो इनकी घर वापसी करवा ली गई थी, बट अब इनकी घर वापसी नहीं हो पाई है और पार्टी 2 भागों में टूट चुकी है। अब दोनों भागों में पार्टी टूटी तो है, लेकिन उसके बावजूद अब दोनों ही जो चीफ बने हैं, जो प्रमुख हैं, वह कहते हैं कि असली एनसीपी हम, दूसरे कहते हैं कि असली एनसीपी हम। अभी थोड़े दिन पहले यही विवाद पूरा का पूरा हमने देखा था कि कैसे शिवसेना में उठा था, और शिवसेना के बाद फिर अंतिम निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लेता। ठीक वैसे ही मामला है और महाराष्ट्र का ही मामला है। तो समझते हैं कि क्या क्या स्थिति होती है और कैसे कैसे निर्धारण किया जाता है ऐसे यहाँ व्यक्ति का। तो देखिए 30 जून को हुआ थी पूरी घटना, और उसके बाद में अजित पवार ने जाकर के सरकार को समर्थन दे दिया था अपनी पार्टी के माध्यम से, और उप मुख्यमंत्री बन भी गए थे। तो अगर कभी इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है तो चुनाव आयोग प्रतीक आदेश, जिसको 1968 में बनाया गया था, उसके आधार पर ही चुनाव आयोग सारा फैसला करता है, और यह देखता है कि भाई वर्तमान में जो राजनीतिक दल के अधिकार हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी मामला सबको जब्त कर लेता है। जब 2 में विवाद खड़ा होना तो इसी वजह से फिर ब्रीचिंग का मामला होता है, और यहाँ पर सब कुछ रद्द कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा शिवसेना के मामले में भी सेम काम किया था। क्यों करते हैं यहाँ पर जब्त करने का बड़ा कारण यहाँ पर देखिए दरअसल यह होता है कि
दोनों ही पार्टी सेम मांग कर रही होती है, तो फिर मध्यस्थता सुनिश्चित करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए क्या होता है कि व्यवस्था को बदल दिया जाता है, नए नाम दे दिए जाते हैं दोनों पार्टी को। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों के लिए नए नए चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिए जाते हैं। मामला कहाँ लिखा हुआ है? ये जो आदेश है 1968 का, इसका पैरा 15 है। उसमें कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग कभी ऐसा महसूस करे कि कोई पार्टी दो भागों में बट गई है और दोनों के अपने अपने चीफ हैं, अब विलय संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब स्थिति को सुनिश्चित कर ले, वह जान समझ ले, और दोनों ही पार्टी जो बनी है वह एक ही दल पे दावा कर रही है, वो क्यों नहीं कह रही है कि पुराना वाला दल हम ही है, तो तब डिस्प्यूट को जो सॉल्व करना होता है वह मुख्य जिम्मेदारी आ जाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी क्यों आती है? अगर यह मामला जो है वह मामला राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य पार्टी का है जो मान्यता प्राप्त है, तो ही यह संभालेगा। अदरवाइज फिर मामला न्यायालय में भेज देते हैं कि ठीक है, या तो आपस में निपटा लो, अगर आपस में नहीं निपटा पाते तो फिर न्यायालय सारा मामला देखेगा। तो इस दौरान फिर जब इलेक्शन कमीशन मामला देखेगा तो पहले वो चेक करेगा कि हिस्ट्री क्या रही, क्या क्या मामला रहा, क्या कहते हैं हमारे साक्ष्य, ठीक है, तो एविडेंस वगैरह देखेगा, परिस्थितियों को समझेगा, जानेगा, और जो भी खास लोग होंगे उनसे बयान दर्ज करवाएगा। सबकी बात सुनने के बाद फिर ये फैसला कर देगा कि क्या क्या हुआ था, और फिर अंत में जनरली हम जो ट्रेंड देखते हैं वो यह होता है कि दो नए नाम और दो ही नए चिन्ह सामने आते हैं, एक एक पार्टी को अलॉट कर दिया जाता है ताकि विवाद को खत्म कर लिया जाए। ठीक है, इतनी बात। तो सिर्फ राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए यह व्यवस्था इन्होंने की हुई है। दल बदल कानून की वजह से सारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि क्या होता है कि दल बदल कानून में वह सभी बातें बताई गई हैं कि कब कब आपको दल बदल का दोषी माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा है, वह सदस्य तो है, यानी कि विधानमंडल का है या फिर संसद का है, उसने अपनी पार्टी के विरुद्ध मतदान कर दिया तो वह दोषी हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में चला गया। हालांकि यहाँ पर समय है 15 दिन का, यदि 15 दिन के आसपास वह आग जाता है, क्षमा याचना कर लेता है, तो उसकी घर वापसी कराई जा सकती है। लेकिन अगर वह क्षमा याचना नहीं करता, अकेला व्यक्ति है, तो उसको फिर दल बदल का दोषी माना जाएगा, और जो भी उसको सदस्यता मिली हुई है, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या फिर केंद्रीय स्तर पर हो, तो उसको रद्द मान लिया था। बट इसमें एक खास प्रावधान यह भी है कि अगर कोई नामित सदस्य है, यानी कि पहले ही वो किसी दल का नहीं था और उसको नॉमिनेट किया गया, तो उस व्यक्ति को स्पेशली 6 महीने की अवधि दी जाती है कि आप 6 महीने में किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद अगर आपने ज्वाइन किया तो आप फिर दल बदल के दोषी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा सदस्य है जो पहले ही चुनाव लड़ा था निर्दलीय सदस्य के रूप में, निर्दलीय आप जीत गए, बाद में किसी दल में ज्वाइन हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी आप पे दल बदल का आरोप लगेगा। ये तो व्यक्तिगत मामला था सारा, क्योंकि हमने देखा इंडिविजुअल स्थिति है। बट अगर मान लो किसी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा हिस्सा बता देता हूं, कि अगर कभी भी एक पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर दल बदल का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पार्टी का अच्छा खासा हिस्सा टूट गया है। यही हमारा नियम कहता है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची भी है। क्लियर है सारी की सारी बात आप लोग को? तो अंतिम फैसला बाद में अध्यक्ष को और सभापति को लेना होता है, तो वह भी इसी अधिनियम के अनुरूप, जिसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था, के अनुरूप ही सारे के सारे फैसले लेते हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दरबदल से 10वीं अनुसूची से, तो याद रखिएगा। जैसे कि शिवसेना वाला विवाद था, जून 2022 में ही उठा था, एक नाथ शिंदे गुट और फिर उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे गुट बना था। तो जो इनका मुख्य चुनाव चिन्ह था वो जब्त हो गया था। शिंदे गुट को ढाल और तलवार दी गई थी, नाम दिया गया था बाला साहबची शिवसेना, और जो ठाकरे गुट था उसको मशाल दे दी गई थी और नाम दे दिया गया था बाला साहेब ठाकरे शिवसेना। इस प्रकार से चुनाव आयोग ने इस मामले को समाप्त किया था। ठीक है, एक प्रश्न इस खंड से भी आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर, तो आंसर कमेंट कर दीजिए। और चर्चाओं में आई है इसके अलावा न्यूज़ आयत प्रतिबंध सीमा का विस्तार क्यों आया चर्चाओं में? क्योंकि बीते दिनों हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ यह पढ़ी थी कि भारत सरकार ने कुछ खास प्रोडक्ट, जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर शामिल है, कि आयात करने पे बैन लगा दिया। कहा है कि इनका बैन नहीं करेंगे। समय सीमा नवंबर थी कि नवंबर के बाद लागू होगा, लेकिन अब विस्तार कर दिया है, कह दिया है अब कि अक्टूबर के महीने तक, अक्टूबर 2024 तक हम कोई भी यहाँ पर आयात के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाएंगे। आप स्वतंत्र रूप से जो कार्यक्रम कर रहे थे वह कर लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो भी आयात कंपनी होगी उसके लिए 3 मानकों का पालन करना जरूरी होगा, तो ही उसके अनुरूप सारा काम चलेगा, उसको ही मान्यता मिलेगी। यानी कि एक प्रकार से लाइसेंस दिया जाएगा कुछ कंपनियों को, जो पूरा का पूरा मामला संभालेंगी आने वाले समय। तो क्या उसके लिए पालन करना जरूरी है? पिछले वर्ष का आपका आयात मूल्य क्या रहा हो, या फिर पिछले 3 वर्षों का आयात औसत क्या रहा हो, यह देखना होगा। इसके साथ साथ ही IT हार्डवेयर उपकरणों का घरेलू विनिर्माण
आप कितना करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात किस प्रकार से करते हैं, इन मानकों के अनुरूप ही किसी कंपनी को आयात प्राधिकरण यह घोषित करेंगे। ठीक है, साथ साथ सरकार इस समय वर्ष 2030 तक सनसेट क्लॉज पर भी विचार कर रही है, जिसको हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग संशोधित होते हुए देख लें। क्लियर है इतनी बात? तो वर्तमान में क्या व्यवस्था की थी जरा समझते हैं। तो विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी, आदेश दिया था, कहा था कि हम एक फैसला लिए हैं, फैसला है HSN 8741 श्रेणी के प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि जो जो प्रोडक्ट्स इस श्रेणी के अंदर हैं हम क्या कर रहे हैं अभी, उनके आयात को रोकने वाले हैं, प्रतिबंधित करने वाले हैं। क्या क्या शामिल है इसमें? लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ साथ ही अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर शामिल हैं। तो इन सभी का आयात प्रतिबंधित हो जाएगा और प्रतिबंधित वस्तुओं को संभालने के लिए हम लोग नए वैध लाइसेंस देंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया कि किसको लाइसेंस दिया जा सकता है। ठीक है बात सारी की सारी। हालांकि इसमें कुछ खास छूट का प्रावधान भी किया गया। छूट में इन्होंने कहा कि यदि आप पोस्ट या कोरियर के माध्यम से मंगाते हैं कोई भी सामान या ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से मंगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो आवश्यक लाइसेंस वाली व्यवस्था है वहां से हम लोग छूट देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए मंगा रहे हैं तो भी आपको छूट है। किसको यहाँ प्रतिबंधित किया गया था? खासतौर पर कमर्शलाइज जो कर रहे हैं, यानी कि आप मंगा ले रहे हैं फिर इस्तेमाल नहीं कर रहे, आउटलेट्स को बेच रहे हैं फिर आगे वो आगे बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एक क्रय विक्रय व्यवस्था थी ना, उसको रेगुलेट करने के लिए पूरा यह मामला सामने आया था, जिसपे हमने बीते दिनों चर्चा की थी। क्लियर है बात सारी? तो यह HSN कोड कौन निर्धारित करता है? यह जिम्मेदारी ली हुई है विश्व सीमा शुल्क संगठन ने अपने ऊपर, और वह हर 5 वर्षों में इसको अपडेट भी करता है रेगुलरली। जो भी कैटेगरी होती है उनमें वस्तुओं का फेरबदल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह निर्णय लेता है। तो पहली बार ये जो HSN श्रेणी की जो लिस्ट आई थी, कोड आए थे, यह 1988 में देखे गए थे। उसके बाद से लगातार यह चलन में बने हुए हैं। ठीक है बात सारी की सारी। तो इसका क्या उद्देश्य है? क्यों सरकार चाहती है कि हम जो कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, सर्वर आ रहे हैं, उसको प्रतिबंधित करें, आयात को और रेगुलेट करें? तो ज़रूरी है, उसके पीछे का बड़ा कारण भारत में आत्मनिर्भर व्यवस्था को बढ़ावा देना, क्योंकि हम सभी लोग फिलहाल फोकस्ड हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा निर्यात बढ़े और निर्यात के साथ साथ हमारा आयात जो है वह कम हो, यानी कि हम खुद पे ही निर्भर रहें अपनी चीज़ों पे। तो आत्मनिर्भर और स्वदेशी को देश में अपनाना, घरेलू जो हमारे विनिर्माण क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा देना और हमारे ही देश की आय को बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, यह सभी हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, जिस वजह से हम इस पूरी व्यवस्था को भी रेगुलेट करना चाह रहे हैं। क्लियर है बात सारी? तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जनरली मुझे खास जो लगता है वह HSN कोड लगता है, जिसके बारे में यह पूछ सकता है, और इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, पकड़ बना कर रखिएगा, और नोट्स यदि पॉसिबल हो तो बना लीजिएगा जितना भी संभव है। वैसे हम लोग PDF आपको देते ही हैं, है ना, संस्कृति IAS के टेलीग्राम चैनल पे। इसी से संबंधित एक प्रश्न, जैसा कि HSN कोड का ही प्रश्न है ये भी, तो आप लोग याद रख सकते हैं कौन तैयार करता है, किसने विकास किया था, वगैरह वगैरह बाकी सब बातें, क्योंकि किसी भी रूप में जैसा मनाएगा आयोग का वह पूछ लेगा। थोड़ी बात सितंबर की बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि एक अनियमित बारिश हम लोग देख रहे हैं आजकल। कभी तो बारिश ऐसी हो रही है कि बहुत ही अधिक हो जा रही है, कभी ऐसी हो रही है कि काफ़ी दिन तक गर्मियों से परेशान है, कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। अभी की न्यूज़ देखिए आप, शुक्रवार की रात को नागपुर में रातों रात इतनी बारिश हुई कि पूरा नागपुर शहर ही डूब गया। अभी तक पानी वहाँ बुरी तरह से भरा हुआ है, न्यूज़ देख लीजिए, इतना ज़्यादा हो गया। तो यह क्यों चर्चाओं में है? और ख़ास रीज़न इस समय यह है कि जो अभी हमारा अगस्त का महीना बीता है उसको 1901 के बाद, ठीक है, एक शताब्दी से अधिक समय के अंतराल पे यह बता रहे हैं कि 1901 के बाद सबसे शुष्क अगस्त का महीना माना गया है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो समझते हैं कि यह सितंबर में बारिश क्यों हो रही है। तो देखिए, सितंबर की जो बारिश होती है इसके लिए उत्तरदायी कारण होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी ठीक है, 100 दिन का मानसून होता है। अगर हम मानसून की स्थिति को समझे तो 100 दिन का मानसून हम लोग का जो शुरू होता है, यह शुरू हो जाता है भारत में 1 जून की डेट है, यानी कि भारत में आगमन हो गया। तो देखिए, हवाओं के साथ साथ मानसून चलता है और हवा जिस दिशा से आती है वही दिशा उससे रिलेटेड हो जाती है। जैसे कि अगर जो हमारा मानसून होता है वह नीचे से ऊपर जाता है और यह इसके डायरेक्शन होती है, वे इस प्रकार होती है। तो इसीलिए इस मानसून को हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 100 दिन तक यह धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों तक फैलता है। अच्छी खासी बारिश भारत में होती है इस दौरान, और जो हमारे विशेषज्ञ मानते हैं उनका मानना यह है कि भारत की 85% बारिश इसी दौरान हो जाती है, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून कराता है। तो जब मानसून पूरे भारत में फैल जाता है और 100
दिनों की अवधि पूरी कर लेता है। 100 दिनों की अवधि जनरली हम लोग वैसे मानते हैं कि 15 सितंबर है, बाकी 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसा है। अब क्या होता है उसके बाद में फिर मानसून वापसी शुरू करता है और वापसी के दौरान फिर एक बार दोबारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश करना शुरू करता है और मुख्य क्षेत्र जो होते हैं वह इसके यह वाले होते हैं, यानी कि दक्षिण भारत में ये अच्छी खासी बारिश इस समय लेकर के आता है जो देखा जाता है। अब इस दौरान जो ये पूरा का पूरा बारिश का पैटर्न होता है यह हमारी साउथ वेस्ट मानसून के दौरान 2 शाखाओं से होता है। एक शाखा जो होती है वह कहलाती है अरब सागर की शाखा, दूसरी शाखा होती है पश्चिम बंगाल की शाखा। यही भारत में बारिश को लाके आती हैं और सारी गतिविधियां होती है। बारिश क्यों जरूरी है? बारिश का मुख्य रीजन होता है हमारी नदियों के जल पहुंचाना, साथ साथ में हमारे जलाशयों को जल देना। इतना ही नहीं, भारत के अंदर जो अब हमारी प्रजातियां हैं, हमारे पेड़ पौधे वृक्ष हैं, उन तक भी जल पहुंचाना, उनको हरा भरा करना। बट क्या होता है जब अनियमित बारिश होती है तो हमारी फसल के साथ साथ सभी जीव जंतु प्रभावित होते हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि सूखे के साथ साथ जलवायु परिवर्तन बहुत अधिक बढ़ भी रहा है। जैसे कि भारत के अंदर जो फसल का मौसम है, खरीफ होता है मुख्य रूप से, जिस दौरान हमें बारिश की विशेष आवश्यकता होती है। यह जो मौसम होता है जून में शुरू हो जाता है और अक्टूबर के महीना आते आते यह पूरा मौसम समाप्त हो जाता है, फसल की कटाई भी हम लोग कर लेते हैं। यह ऐसा मौसम होता है जहाँ पर जो भी हम लोग फसल उगाते हैं, चाहे बाजरा, ज्वार, चावल या सोयाबीन की बात करें, इनको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस दौरान बहुत अधिक पानी इनको नहीं मिल पाया। और हमने देखा कि जिस समय मिला था तो उस समय इतना ज़्यादा मिल गया था कि अलग अलग क्षेत्रों में फिर प्रलय की स्थिति बन गई थी। और फिर अगस्त के महीने में हमने ऐसा भी अनुभव किया कि बहुत अधिक सूखा बीता है, जैसा कि हमारे पास आंकड़े भी आए हैं। ठीक है, तो जो दूसरा मौसम होता है रबी का मौसम होता है, अब वही मौसम शुरू होगा। इसमें बहुत अधिक पानी नहीं चाहिए होता, तो इसी में दौरान जो कुछ कुछ बारिश होती है वह देखते हैं हम लोग नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है अलग अलग स्थानों पे। ठीक है, थोड़ी बहुत बारिश जनरली देखी ही जाती है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होती है। तो यह जो अवधि है नवंबर से अप्रैल या मई के बीच में रहती है। इस दौरान हम मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों, जौ आदि उगाना पसंद करते हैं। जो हमारा तीसरा मौसम होता है मुख्य रूप से उसको जायद का मौसम कहते हैं। मार्च में शुरू होकर यह जून में समाप्त हो जाता है। इस दौरान भी हमें कोई बहुत खास बारिश की आवश्यकता रहती नहीं है। इस दौरान हम लोग जो उगाते हैं वह तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है सारी बात? तो इस प्रकार से जब मौसम बदलते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश नहीं होती ठीक से, तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना हमें करना पड़ जाता है और अलग अलग रिकॉर्ड, जैसे कि आपको शुरू में ही इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, बन जाते हैं। सितंबर की बारिश हालांकि पूरी तरह से नियमित तो नहीं है, अनियमित है, बट कहीं कहीं पे ये लाभ दे के जाएगी हम लोग को। जैसे कि अगस्त में हमारे जो क्षेत्र सूखे रह गए थे वहाँ तक जल पहुँचेगा, उन क्षेत्रों को कुछ लाभ होगा, हमारे जलाशयों तक जल पहुँचेगा, उनको लाभ होगा, और नदियाँ भी अपने साथ अब थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेगी अगर इस प्रकार की बारिश यहाँ पर होती है। तो इन रूपों में सितंबर की बारिश हमें लाभ देती है। जैसे कि अब आज के सेशन ने भी हमें कुछ नई न्यूज़ बताई और हमें लाभ दिया और नई नई जानकारी हमने हासिल की। तो ठीक इसी प्रकार कल फिर मिलते हैं 9 बजे। सेशन पसंद कर रहे हैं तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।